सभी को मेरा नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था लीव एनकेजमेंट, जो कि ड्यूरिंग सर्विस में यानी सेवा में रहते हुए जो रेलवे कर्मचारी हैं, जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, वो लीव एनकेजमेंट लेने के क्या नियम है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमको मैक्सिमम 60 डेज पूरी लाइफ में मिलता है ड्यूरिंग सर्विस में, और एक बार में हम मैक्सिमम 10 ले सकते हैं। उसके बारे में रेलवे बोर्ड के जितने भी नियम निकाले थे कई सर्कुलर में, उसको मैंने कंपाइल करके कल लीव एनकेजमेंट ड्यूरिंग सर्विस वाले मुद्दे पे बात की थी मैंने। तो लीव एनगेजमेंट रेलवे एम्प्लॉय के मामले में दो तरह से बात आती है उसमें। एक तो आती है ड्यूरिंग सर्विस लीव एनगेजमेंट के क्या रूल है, उसके बाद आती है रिटायरमेंट के बाद या कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके मामले में अलग लीव एनगेजमेंट के जो रूल है वो भी है, मिलते जुलते लेकिन कुछ नियम है। तो रिटायरमेंट के बाद में जो सरकमस्टेंसेस बनते हैं, एक तो कर्मचारी रिटायरमेंट ले लेता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है या डेथ हो जाता है। तो कुछ मामले में लीव एनकेजमेंट एम्प्लॉय खुद लेता है। रिटायरमेंट के मामले में कई बार ऐसा भी होता है कि रेलवे कर्मचारी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन जब तक वो लीव एनकेजमेंट ले पाता, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर किसको मिलेगा लीव एनकेजमेंट, और डेथ केस में किसको मिलेगा। तो ये नियम जनरली जानकारी मेरे पास होना चाहिए। नॉर्मली हम मानते हैं कि एम्प्लॉय के पास की वाइफ को मिलेगी, लेकिन वाइफ भी नहीं है, अगर वाइफ की डेथ हो चुकी है तो फिर किसको मिलेगा। तो इस तरह काफी सारे इश्यूज को कोशिश किया इस वीडियो में माध्यम में बताऊं। उसके अलावा रिटायरमेंट के मामले में, डेथ केस में, क्रिमिनल केस या डीआर चल रहा है, ऐसे मामले में क्या रूल है, ऑटोनोमस बॉडी में टेक्निकल रजिस्ट्रेशन लेके जाते हैं, कैलकुलेशन क्या होता है, कई सारे लोगों को काफी डाउट्स हैं। तो मैंने कोशिश की कि आज लीव एनकेजमेंट के मामले में, आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ के मामले में किस तरह का क्या रूल है रेलवे के, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये कहा गया है कि कैश इन इक्वलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस। डेथ के मामले में, in case a railway servant dies while in service, the case equivalent of leave salary for both leave on average pay and leave on half pay at any time at the credit of deceased railway servant on the date of death, not exceeding 300 days, shall be paid to his family in the manner specified Rule 549A. And the cash equivalent payable shall be same as in sub rule A1B ऑफ रूल 550। रूल 550 ये मैंने जो पैरा निकाला है 549 549, ये IREC इंडियन रेलवे ऊपर मैंने लिखा हुआ चैप्टर 5, 5 नंबर का चैप्टर है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 1 का। कोई भी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को जो है कैश मिलेगा। किसके बारे में मिलेगा? जो उसके पास बैलेंस में LAP HLAP जो है, जो भी उसके पास बैलेंस है, जो कि मैक्सिमम 300 दिन की जो छुट्टी इसकी खाते में जमा है। अगर LAP ही 300 दिन है तो 300 दिन की LAP मिलेगी। अगर LAP कम है तो जो रिमेनिंग जो बचा हुआ जो हिस्सा है वो HLAP से पूरा किया जाएगा। तो टोटल मैक्सिमम 300 दिन का आपको पैसा मिलेगा परिवार को। 549A में बात किया गया है कि पेमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ डेथ एक्सेट्रा ऑफ रेलवे सर्वेंट। ये सेम बात उन्होंने के लिए की है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ रेलवे सर्वेंट वाइल इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर फाइनल सीजेशन ऑफ ड्यूटी बट बिफोर एक्चुअल रिसीट of the cash equivalent of leave salary payable under rule 549 and 550, such amount shall be payable। यानी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, डेथ के मामले में, या कर्मचारी के रिटायरमेंट के मामले में, या कर्मचारी की ड्यूटी जो है नौकरी को समाप्त कर दिया गया है, किंतु वह उसको वास्तविक रूप में लीव एनकेजमेंट ले पाता, इस दौरान उसकी डेथ हो जाती है, वो नहीं ले पाता है, तो किसको दिया जाएगा, ये सबसे पहले इशू है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है 549A में कहा गया है कि टू द विडो and if there are more widows than one, to the eldest surviving widow if the deceased was a male railway employee, or to husband if the deceased was a female railway employee। यानी कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके स्पाउस जो होंगे, यानी अगर हस्बैंड मेल अगर है तो उसकी जो वाइफ होगी विधवा, विडो को दिया जाएगा। और एक से अधिक विडो है तो एल्डेस्ट सर्वाइव जो जीवित सबसे बड़ी विधवा है उसको दिया जाएगा। जीवित सबसे बड़ी का मतलब होता है उम्र के हिसाब से नहीं होगा, शादी के हिसाब से जो भी सीनियर होगा उसमें, जिसने पहले शादी की उसको मिलेगा। इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी एक से ज्यादा शादी करे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा कंडक्ट रूल में कोई भी रेलवे कर्मचारी एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। कोई भी, चाहे मेल रेलवे एम्प्लॉय है या फीमेल है, वो एक से अधिक शादी करने के लिए पाबंदी है। रेयर केस में अलाउ किया है, हमारा कंडक्ट रूल 21 है जिसके अंदर कहा गया है कि इस रेयर केस में अगर सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके अगर शादी करता है, जिसमें कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं,
तो उस मामले की बात की जो जनरली बहुत रेयर होता है, बाकी नॉर्मली तो एक ही पत्नी या पति होता है आपका, तो जो भी आपकी विडो है उसको सबसे पहला राइट जैसे लीव एनकेजमेंट होगा। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि कर्मचारी की डेथ के मामले में हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म भराते हैं जिसमें जीआईएस, डीसीआईजी, पीए होता है, लेकिन लीव का नॉमिनेशन फॉर्म नहीं होता है। तो लीव का नॉमिनेशन फॉर्म इसलिए नहीं होता है कि लीव के लिए फिक्स कर दिया इनको देना है, आप लीव का नॉमिनेशन नहीं कर सकते। कोई भी रेलवे कर्मचारी लीव का नॉमिनेशन नहीं करेगा, उसको ये जो ऑर्डर मैं बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में दिया जाएगा। बाकी जो सेटलमेंट बेनिफिट है उसमें आपका नॉमिनेशन होता है। तो सबसे पहले तो कर्मचारी की जो भी वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है वो उसको दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 2, अगर वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, उसका स्पाउस की डेथ हो चुकी है एम्प्लॉय के से पहले, तो उसके बाद आएगा कि सबसे पहले टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड, सॉरी, नंबर 2 यहाँ आएगा, फाइलिंग अ विडो हस्बैंड एज द केस में बी टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन और एडॉप्टेड सन। यानी कर्मचारी के घर में अगर लड़का, कोई बड़ा लड़का है, जो भी जीवित सबसे बड़ा लड़का है, उसको दिया जाएगा सबसे पहले। डॉक्टर को नहीं दिया जाएगा। अगर लड़का है घर में तो जो भी सबसे बड़ा लड़का है, अगर एक ही लड़का है तो लड़के को दिया जाएगा, इसमें कहा गया है जीवित बच्चे को। लड़का भी नहीं है किसी घर में, लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो फिर उसमें कहा गया है कि सर्व जब सबसे जो जीवित सबसे बड़ी लड़की है उसको मिलेगा अनमेरिड डॉटर, मैरिड नहीं। अगर दो बच्चे अगर एक ही मैरिड है तो फिर जो भी अनमेरिड है, तो उसके बाद जो भी जीवित सबसे अविवाहित जो लड़की है वो उसको दिया जाएगा। और अविवाहित लड़की भी नहीं है, लड़का भी नहीं है घर में और वाइफ भी नहीं है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर आता है विडो डॉटर। अगर एक से ज्यादा विडो डॉटर है तो जो जीवित सबसे बड़ी विडो डॉटर उसको दिया जाएगा। अगर एक ही विडो डॉटर है तो फिर उसको मिलेगा। कर्मचारी ना वाइफ है, ना सन है, ना डॉटर है, ना विडो डॉटर है, कोई भी नहीं है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 5 नंबर में कि फादर, अगर कर्मचारी की फादर जीवित हैं तो फादर को मिलेगा, और फादर भी जीवित नहीं है तो फिर मदर को मिलेगा। इसमें एक बात बता दूं आपको कि पेंशन के मामले में वाइफ को मिलता है, फिर बच्चों को मिलता है, और लास्ट में अगर कोई फैमिली नहीं है तो उसके फादर मदर को पेंशन देने का प्रोविजन है। अगर वो उस पर डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है उसमें आते हैं, अगर इनकम नहीं है दोनों की, लेकिन उसमें पेंशन में पहले मदर को मिलता है और बाद में फादर को मिलता है। लीव के मामले में, छुट्टी का एनकेजमेंट के मामले में पहले फादर को दिया है, फादर जीवित है, उसके बाद मदर को दिया हुआ है, याद रख लें आप। फादर मदर भी जीवित नहीं है तो फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग मैरिड डॉटर। अब आप कर्मचारी की जो मैरिड डॉटर है उसको मिलेगा अगर वो जीवित है। ऊपर वाले में कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं है कर्मचारी के, तो फिर सर्विंग मैरिड डॉटर यानी विवाहित पुत्री को दिया जाएगा। वो भी नहीं है तो फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। आपका कोई भाई है जो 18 साल से कम उम्र का है, चूंकि फादर मदर नहीं है तो ऑब्वियसली ब्रदर जो होगा आपका 18 साल के आपसे छोटा, आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो 18 साल से छोटे भाई को दिया जाएगा। भाई भी नहीं है तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमेरिड सिस्टर को दिया जाएगा, और उसके वो भी नहीं है तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो सिस्टर को है आपकी, उसको दिया जाएगा। और वो भी नहीं है तो फिर आपका कोई एल्डेस्ट चाइल्ड का जो पुत्र होगा, टू द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द एल्डेस्ट डिजीज सन, जो सन की डेथ हो गई है तो उसका जो बच्चा है, उसका जीवित सबसे बड़ा बच्चा है आपका जो पुत्र है, अगर वो नहीं है तो उसका जो जीवित सबसे बड़ा पुत्र है उसको दिया जाएगा। तो ये सीरियल ऑर्डर है आपकी, ऊपर विडो या स्पाउस से लेके नीचे आएगा। तो इस ऑर्डर में जो भी पहले आता है उसको पहले पूरा का पूरा लीव एनकेजमेंट दे दिया जाएगा। लीव एनकेजमेंट में शेयरिंग नहीं है, आपका जो भी अवेलेबल इसमें जो सीरियल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो बताया आपका, उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा। ये रेलवे बोर्ड ने 2010 का एक लेटर निकाला, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज। तो ये ऑर्डर है किसको देना है डेथ केस में, या कर्मचारी ने रिटायरमेंट लिया हो लेकिन रिटायरमेंट के टाइम में वो कैश ले पाता है, इससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो इस ऑर्डर में देना है। इसमें कोई नॉमिनेशन नहीं होता है। अब आ गया इसमें कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनिशन, तो सुपरनिशन जो रिटायरमेंट है, यानी सुपरनिशन का मतलब होता है अधिवर्षीयता की आयु पर रिटायरमेंट, यानी आप जब 60 साल के होते हैं उस समय अगर कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है, तो इसमें लिखा हुआ है वेयर रेलवे सर्वेंट retires on attaining the normal age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service, the authority competent to grant leave shall suo motu issue an order granting such cash equivalent of leave salary for both leave on half average pay and leave on average pay and leave on half average pay, if any, at the credit of railway servant on the date of retirement, subject to maximum of 300 days। यानी रिटायरमेंट के टाइम पे कर्मचारी को मैक्सिमम 300 दिन की छुट्टी का भुगतान किया जाएगा। अगर उसके पास 300 दिन की एलएपी है तो 300 दिन की एलएपी, और 300 दिन की एलएपी नहीं है, जितना भी शॉर्टफॉल होगा, कम होगा, उतनी एचएलपी ली जाएगी। मैंने लास्ट में कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, मैं वो उससे क्लियर हो जाएगा।
तो ये रिटायरमेंट के टाइम पे सिंपल है, 300 दिन की मिलेगी आपको। कैसे निकाला जाता है कैलकुलेशन? सिंपल है, आपका जो भी बेसिक पे लास्ट पे होगा उसमें आपको उसमें डीए जोड़ा जाएगा और उसमें 30% जो है 30 से डिवाइड किया जाएगा, तो एक दिन का आपका सैलरी, एक दिन का पे निकलेगा। पूरे महीने का आपका जो भी लास्ट पे था उसमें आप डीए जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख बेसिक है, 1 लाख बेसिक में अभी आज की तारीख में 50% डीए चल रहा है, तो 1.5 लाख रुपए बेसिक हो जाएगा। सॉरी, बेसिक प्लस डीए 1.5 लाख हो जाएगा, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकलेगा। उस एक दिन को जितनी भी आपके पास लीव बैलेंस है उससे मल्टीप्लाई, एलएपी है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और एचएलएपी में भी यही हाल है कि जितना भी आपका अगर एलएपी आपकी कम है तो फिर एचएलएपी में भी वो सिस्टम है, पे निकालने का 50% हो जाएगा। इसमें सिंपल है, जो आपका पे आ रहा था पहले उसका आधा निकाल देंगे इसको, तो 50% ही आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि औसत वेतन, ये इंग्लिश में बताता हूँ, द ओवरऑल लिमिट ऑफ एनकेजमेंट ऑफ लीव इंक्लूडिंग बोथ लीव ऑन एवरेज पे एंड लीव ऑन हाफ एवरेज पे शैल नॉट एक्सीड 300 डेज। यानी एलएपी आपके पास 300 से ज्यादा है, 300 है और एचएलएपी भी 300 है, तो 600 दिन का नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 300 दिन का ही एलएपी मिलेगा, का लीव एनकेजमेंट मिलेगा। इसमें एक डाउट जो आता है लोगों को कि मान लीजिए किसी के पास 300 दिन की एलएपी नहीं है और 200 दिन की एलएपी मान लीजिए, और उसके पास 200 दिन की एचएलएपी भी है, टोटल 400 दिन है। तो लोगों को एक डाउट आता है कि 200 दिन तो हमने एलएपी ले लगा दिया और बाकी जो बच रहे 100 दिन की एलएपी उसको हम 200 एचएलपी हम ले लें, तो टोटल 300 दिन का मिल जाएगा। तो ऐसा साफ मना किया, इसमें लिखा हुआ है टू मेक द शॉर्टफॉल इन लीव ऑन एवरेज पे नो कम्यूटेशन ऑफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे शेल बी परमिसिबल। यानी कम्यूट नहीं करना है, हाफ एलएपी मतलब हाफ एचएलपी ही लगेगी। यानी आपको 200 दिन की एलएपी है तो 200 दिन का फुल पे मिलेगा और बाकी 100 दिन का हाफ पे मिलेगा। तो ये जैसे मैंने बताया कि आपका 1 लाख रुपए बेसिक है, तो 1 लाख प्लस 50,000 यानी 1.5 लाख का आपका वो सैलरी माना जाएगा। और बाकी एचएलपी के मामले में आपका 75,000, 1.5 लाख आधा 75,000 से को 30 से डिवाइड करना है। यहाँ 1.5 लाख को 30 से डिवाइड तो बिल्कुल आधा हो जाएगा, तो थोड़ा आपको नुकसान होगा इसमें। कम्यूटेशन अलाउ नहीं किया है। अब बाकी जो मामले हैं नॉर्मल रिटायरमेंट से अलग, उनमें क्या क्या रूल है उसे बता दिया इसमें कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट अदर देन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनेशन, अधिवृष्टता की आयु पर रिटायरमेंट के अलावा बाकी जो मामले होंगे। पहला मामला इन केस ऑफ प्री मेच्योर और वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट जैसे जो होते हैं वो 56 जे होता है, 30 ईयर्स की सर्विस पे अब नोटिस निकाल देने का, 55 साल की उम्र में निकाल देने का, 50 साल जो 56 जे आता है, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है। उन मामले में भी कहा गया कि कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ लीव ऑन एवरेज पे एंड लीव ऑन हाफ एवरेज पे एट इज करेक्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300। कैलकुलेशन का तरीका वही बताया है, रूल 550 का सब रूल A1B। यानी आपको इसमें सेम रूल है, 300 दिन की एलएपी का लीव एनकेजमेंट मिलेगा, 300 दिन से कम है तो सेम आप शॉर्टफॉल आप जो है एचएलपी से ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको जो लीव एनकेजमेंट का है, जो उतने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट है और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में उसमें भी मिलेगा, ये कहा गया है। और रिटायरमेंट के टाइम पे कोई कर्मचारी अगर सस्पेंशन में है, मेजर डीआरएसएफआई चल रही है या क्रिमिनल केस पेंडिंग है, तो ये मैं ऑलरेडी अपने सेटलमेंट की वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मामला है जिसको भी शामिल करना पड़ेगा। इसमें कहा गया इन केस ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट व्हाइल अंडर सस्पेंशन और व्हाइल प्रोसीडिंग्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, the authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of both leave on average pay and leave on half average pay in case of railway servant who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him। यानी इसमें कहा गया है कि जो सक्षम अधिकारी है जो कि लीव एनकेजमेंट का सैंक्शन करता है, वो चाहे तो पूरा लीव एनकेजमेंट या उसका कोई हिस्सा को रोक सकता है देने में, अगर कर्मचारी सस्पेंशन में था रिटायरमेंट के दिन, या उसके खिलाफ मेजर डीआर एंड एसएफआई पेंडिंग था, या फिर क्रिमिनल केस पेंडिंग था। इन तीनों मामले में जो सक्षम अधिकारी वो उनका पूरा लीव एनकेजमेंट जो 300 दिन का पूरा के पूरा रोक सकते हैं, या कुछ हिस्सा पार्ट यानी कुछ 100 दिन का 150 दिन का कुछ पार्ट रोक सकते हैं, ये कहा गया है। ऑन कंक्लूजन, ये रोकने के लिए जो रीजन बताया है इसमें कहा गया इफ इन द व्यू ऑफ सच ऑथोरिटी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम मनी बिकमिंग रिकवर्ड फ्रॉम हिम ऑन द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मी। तो रोकने का मतलब कोई जरूरी नहीं है आपको ये रोकना है। कई बार जैसे कोई आदमी एब्सेंट है, एब्सेंट की वजह से जो है वो एसएफआई दिया गया है या कोई छोटी मोटी इश्यू जिसमें रिकवरी नहीं बनती है, तो उसको पूरा रिलीज भी किया जा सकता है। और अगर सक्षम अधिकारी लगता है कि भाई कुछ ऐसा मामला है जिसमें कुछ रिकवरी करनी पड़ेगी इसकी, जब
जो डीआर का जो केस फाइनल होगा तो कुछ रिकवरी बन सकती है, तो ऐसे मामले रोकना है। और अगर लगता है कि इसकी रिकवरी का मामला बनता ही नहीं है तो पूरा आपका एलएपी रिलीज किया जा सकता है। ये डिसीजन लेना है जो कंपेटेंट अथॉरिटी है, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेंगे इसके अंदर। On conclusion of the proceeding, he will become eligible to amounts of withheld after adjustment of the relatives। और जब जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, डिसमिस प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वो फाइनल होने के बाद अगर उसको कुछ पैसा रुका हुआ है तो जो भी एडजस्टमेंट अगर कुछ बनता है रेलवे से वो करके बाकी रिमेनिंग पैसा उसको दे दिया जाएगा। ये रिटायरमेंट के टाइम पे अगर कर्मचारी सस्पेंशन में मेजर डीआर या क्रिमिनल केस पेंडिंग था तो उसके मामले में है ये। इसमें यह भी कहा गया है कि लीव एनकेशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव ऑन average pay and leave on half average pay will be allowed to those railway servants who are compulsory retirement as a measure of punishment under the disciplinary rule even if cut in pension has been ordered। ये रेलवे बोर्ड का 2006 का सर्कुलर है जिसमें कहा गया है कि किसी जमाने में जो कंपल्सरी रिटायरमेंट होता था डीआर के अंदर और अगर कट इन पेंशन का उसमें आता था अगर पेनल्टी तो लीव एनकेशमेंट नहीं मिलता था। लेकिन अभी ये रूल चेंज हो गया है। अभी कंपल्सरी रिटायरमेंट जनरली मिलता जुलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के जैसा हो गया, काफी इजी कर दिया है। सिर्फ आपका कम्युनिकेशन जो है वो मेडिकल बोर्ड बैठता है, बाकी मामले में लगभग लगभग वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया है। अगर कटिंग पेंशन नहीं आता है इसमें, फुल पेंशन देते हैं तो लगभग वॉलंटरी रिटायरमेंट जैसे हो गया है। तो अभी अगर किसी कर्मचारी को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया है तो भी उसको, और कटिंग पेंशन भी दिया है उसको, जैसा कि आपको मालूम है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट में अप टू 2/3 तक हम पेंशन कम कर सकते हैं। 2/3 पेंशन एक ग्रेजुएट कम कर सकते हैं, तो कम भी किया है तो भी उसको पूरा के पूरा जो लीव एनकेशमेंट जो 300 दिन का मिलता है वो उसको मिलेगा, ये कहा गया है इसके अंदर। अगला पॉइंट है इन केस ऑफ इनवैलिडेशन फॉर सर्विस, मेडिकल इनकैपेसिटी जो हो जाते हैं, जो बाद में रिटायरमेंट ऑफ करते हैं, उनको भी पूरा के पूरा 300 दिन का लीव एनकेशमेंट देने की बात कही है। इसमें ज्यादा डिटेल में बताने का है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा हटके वो है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन और क्विटिंग द सर्विस, a railway servant may be granted suo motu by the authority competent to grant leave cash equivalent in respect of leave on average pay at his credit on the date of cessation of service to the extent of half of such leave at the credit subject to maximum 150 days। इसमें जो कर्मचारी रिजाइन कर रहे हैं, जो रेलवे छोड़ रहे हैं, उनका बारे में कहा गया है कि उनके पास जितना भी बैलेंस है एलएपी का उसका आधा मिलेगा। तो इसमें दो बातें, एक तो बता दूं, जितना बैलेंस है उसका 50% मिलेगा, मैक्सिमम 150 मिलेगा। अगर 300 दिन का बैलेंस है तो 150 मिलेगा। और दूसरा इसमें बात है एचएलईपी को इसमें काउंट नहीं किया है। यानी आपके पास हो सकता है आपके पास 100 एलएपी है, 100 एचएपी है, या एचएपी आपकी 300 है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ का 50 कर दिया फिर वहां पे 300 का 50 करके 150 ले लिया, वो नहीं है। एचएलएपी का कहीं 50% देने की बात नहीं की है, सिर्फ एलएपी का 50% ही बात अवेलेबल, जो भी आपके एलएपी बैलेंस है उसका आपको 50% मिलेगा। 50% का आप जो है कैश ले सकते हैं। अगला है एफ, इन केस ऑफ परमानेंट ऑब्जर्वेशन इन पीएसयू एंड ऑटोनोमस बॉडी होली और सब्सटेंशियली ऑन और कंट्रोल बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो जो कर्मचारी टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके पीएसयू इसमें चले जाते हैं ऑटोनोमस बॉडी में, उनके लिए कहा गया है कि उनको भी जो है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ लीव ऑन एवरेज पे एंड लीव ऑन हाफ एवरेज पे इफ एनी एट द क्रेडिट ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑन द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300। इसको भी वही सेम रूल बनाया है कि एलएपी एचएलएपी जो बाकी केस में हो रहा था, सेम एलएपी एचएलपी का 300 दिन का मैक्सिमम मिलेगा। अगर एलएपी कम है तो एचएलपी से माइनस किया जाएगा। ये मैं बता दूं आपको, रूल जो है 2019 में आया था, सॉरी 2011 में आया था। एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 119 है। उससे पहले रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला था 2010 में, एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 211। 211 में रेलवे बोर्ड ने, ये 211 है आपका, और यहाँ इन्होंने सिर्फ एलएपी का ही क्रेडिट देने की बात की थी। एचएलईपी में मना कर दिया था कि एनकेशमेंट ऑफ लीव ऑन हाफ रेज पे शैल नॉट बी एडमिशन इन केस ऑफ परमानेंट ऑब्जेक्शन। जो एचएलईपी का सब मना, तब ये कहा था सिर्फ आपको एलएपी का मिलेगा, जैसे हम रेजिग्नेशन में कहते हैं। एचएलईपी का मना कर दिया था। ये हमारा जो लेटर है 2010 का लेटर है, ये 53/2009, ये 13/4/2010 का लेटर है। ये 13/4/2010 का, इस लेटर में तो मना कर दिया था कि सिर्फ एलएपी का मिलेगा, लेकिन बाद में 2011 में इसको अलाउ कर दिया है। तो आज की तारीख में मैं समझता हूँ यही रूल स्टैंड गुड कर रहा है कि अब जो कर्मचारी जो है वो परमानेंट ऑब्जर्वेशन बेसिस पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में जाते हैं, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित होती है, तो उनको अब सेम जो नॉर्मल केस में हमारा होता है 300 दिन का एलएपी या एचएलपी जो भी अवेलेबल बैलेंस है उसको मिलेगा। वो ये रूल लागू हो गया 2011 से। तो ये आपका जो था, मुझे बताना था लीव एनकेशमेंट के मामले में कि कितना दिन का लीव एनकेशमेंट मिलता है और किस किस को मिलता है, कर्मचारी डेथ हो जाती है तो।
अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा बता देता हूँ कैलकुलेशन क्या है इसके अंदर, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए। 3 मैंने सर्कमस्टेंसेस बताए हमें। पहला है एलएपी बैलेंस इज 200 एंड एचएलएपी बैलेंस इज 400, देन टोटल लीव एनकेशमेंट कितना मिलेगा। अगर कर्मचारी के पास सिर्फ 200 दिन का एलएपी ही है और एचएलएपी उसके पास 400 है, तो 200 एलएपी जो है वो तो ही है, और 400 में से 100 निकाल दिया जाएगा। 300 तो वेस्ट हो जाएगी आपकी। आपको 200 में से शॉर्टफॉल जितना भी है उतना ही आपकी एचएलएपी लगेगी, यानी टोटल 300 दिन का पेमेंट हो जाएगा। इस 300 दिन में आपका 200 आपका फुल पे मिलेगा आपको, और 100 दिन का हाफ पे होगा। ये आपका कैलकुलेशन है। सेकंड में बताया, इफ एलएपी बैलेंस इज 100 एंड एचएलएपी बैलेंस 100, अगर दोनों 100 है तो आपका 100 एलएपी का बैलेंस फुल पे मिलेगा आपको, और 100 हाफ पे मिलेगा, यानी करीब करीब 150 दिन का बोल सकते हैं अगर सीधी हम बात करें, और इस तरह का आपको पेमेंट होगा। कई बार लोग ये भी पूछते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आए कि सर एलएपी बैलेंस जीरो है तो क्या होगा। तो अगर किसी के पास एलएपी बैलेंस ही जीरो है लेकिन एचएलएपी बैलेंस उसके पास अच्छा है, 500 दिन है, 100 दिन है, 200 जितना भी है, तो जितना भी एचएलएपी बैलेंस होगा उतना उसको मिल जाएगा, और उसका लीव का क्रेडिट मिल जाएगा, जो मैक्सिमम 300 दिन हो गया। डबल नहीं करना, 600 दिन ही करेंगे। आपको 300 दिन का एचएलएपी यानी 300 दिन का हाफ पे मिलेगा, आपको आधा पगार मिलेगा। 300 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं जो लीव एनकेशमेंट कैलकुलेशन करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि रनिंग स्टाफ का जो पे होता है उसमें 30% जुड़ता है, यानी 1 लाख बेसिक है तो 1 लाख बेसिक का मैंने बताया था 30% जुड़ेगा, तो 1,30,000 हो जाएगा, 1,30,000। तो 1,30,000 हमारा जो कैलकुलेशन था नॉर्मल आदमी का 1,50,000 को डिवाइड करना था 30 से, 1,50,000 को 30 से डिवाइड करके एक दिन का निकालेंगे। और रनिंग स्टाफ का मामला 1 लाख बेसिक है, तो 1 लाख का 30% पे लिमिट जोड़ेंगे, 130 हो जाएगा। 130 का 50% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 65। तो 130 प्लस 65 190, तो 195 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो यहाँ 150 से डिवाइड करेंगे नॉर्मल केस में, और रनिंग के मामले में 195 से डिवाइड होगा एक दिन का आपको निकालने के लिए। डॉक्टर्स के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ड्यूरिंग सर्विस भी एनपीए जो 20% जुड़ता है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी इनका 20% जुड़ेगा। तो जैसे इनका एडिशनल 20% जोड़ के ही लीव एनकेशमेंट दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। ये कुछ बातें और बतानी थी। और एक जो मेरा पर्सनल मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसमें, कि लीव लेने का तरीका कईयों को नहीं मालूम है, मेरी जानकारी में है कि लीव आपको कैसे लेनी है। ये मेरा पर्सनल व्यू, ऑफिशियल इसको ना माना जाए, ये जो इंटरप्रिटेशन है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन आपको ठीक लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी कर्मचारी रेलवे में अगर नया आया है उसको, तो अगर वो बीमार हो जाता है, सिक लीव है, तो क्या करना है। तो अगर सिक लीव अगर है उसके पास, तो एचएलईपी क्लेम करें, जैसा आप बताते हैं कम्युनिकेशन भी करा सकता है। तो इसमें क्या, अगर जब सिक की बात कर रहा हूँ मैं, अदर उसकी बात नहीं कर रहा, तो सिक में आपको क्या करना है, आपको जैसे एचएलईपी हम क्लेम करते हैं, कम्युनिकेशन कराते हैं, कीजिए। और पहले आदमी की कोशिश ये होनी चाहिए, कोई भी रेलवे में नया नया आता है, कि जैसे एनपीएस भी मामला आता है, एनपीएस के कर्मचारी नए आते हैं, तो उनके रिटायरमेंट के टाइम पे उनको फाइनेंशियली इशू ना हो, तो कोशिश कीजिए कि रिटायरमेंट टाइम उनके पास 300 दिन की एलएपी होनी चाहिए। तो जैसे ही कोई कर्मचारी रेलवे में आ रहा है, अभी तो चूंकि एनपीएस और यूपीएस वाले बंद आएंगे, तो पहले कोशिश करें कि 300 दिन का वो को पूरा कर ले, बैलेंस बना ले 300 दिन की एलएपी। तो जब भी वो बीमार होते हैं तो वो एचएलईपी का यूज करके और कम्युनिकेशन का यूज करके एचएलईपी को खत्म करे और 300 दिन बनाते रहे। और जब 300 दिन हो जाते हैं, चाहे एनपीएस का बंदा हो चाहे हमारे जैसे जो ओपीएस वाले बंदे हैं, तो 300 दिन ही आपके पास एलएपी है। अगर आपके पास प्लस, जैसे मैं बता दूं, मेरी खुद की एलएपी पिछले 5-10 साल से लैप्स हो रही, 30 एलएपी मिलती है, जनरली मैं ले ही नहीं पाता, सीएलई मेरी बच जाती है, तो 30 एलएपी हर साल लैप्स हो रही है। तो ऐसे मामले में अगर आप बीमार हो जाते हो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने किसी वजह से, तो लोग क्या करते हैं कि बीमारी में सिक लीव अप्लाई करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। मान लीजिए एक बंदा 1 महीना जो है वो बीमार रहा, तो 1 महीने का उसको 30 दिन मतलब उसको कम्यूट कराया, तो 60 दिन की इसकी एचएलएपी कम होती है। तो ऐसे मामले में उसकी 30 एलएपी भी लेफ्ट हो रही है, अगर ले नहीं पा रहा छुट्टी, और यहाँ पे एचएलएपी भी लेफ्ट हो रही है। तो मेरा इसमें पर्सनल व्यू ये है कि अगर आपकी 300 प्लस एलएपी है अगर, और आप बीमार भी होते हैं, तो एलएपी अवेल कीजिए। क्यों एलएपी अवेल करें? क्योंकि आपकी एलएपी 30 तो आपकी वेस्ट होने वाली है, 30 के बाद आपका वो इकट्ठा होता नहीं है, लेकिन एचएलएपी जो है वो एक्यूमुलेट होता है। एलएपी आप एचएलएपी जो है आपको 300, 400, 500 आगे जुड़ता जाता है। और उसका क्या एडवांटेज है, अनफॉर्चुनेटली किसी कर्मचारी की अगर मान लीजिए बीमार हो जाता है, कई बार पहले से स्केप्टाइक मैंने देखा, कई एम्प्लॉय को आता है, कई बार लंबा बीमारी होता है, कई बार एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है जिसमें हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाते हैं, लंबा 2, 4, 6 महीने, साल भर आपको सिक में रहना पड़ता है। ऐसे मामले में एचएलपी आपकी बहुत काम आती है। तो मैंने कहा, तो भगवान ना करे इस तरह की घटना है, लेकिन हमको थोड़ा सेफ रखना चाहिए कि हमारे पास एलएपी का बैलेंस भी रहे, एचएलपी का रहे। कभी अनफॉर्चुनेट सरकमस्टेंसेस हो जाते हैं, तो आपकी चूंकि एलएपी 300 प्लस कई बार छुट्टियां नहीं मिल पाती, तो आपकी अगर एलएपी लैप्स हो रही है,
तो आप कभी बीमार भी होते हैं तो आप एलएपी ही अवेल कीजिए। लोगों को गलतफहमी है कई बार कि नहीं, हम बीमार हुए तो हमको एचएलपी ही क्लेम करनी है, कम्युटेशन ही क्लेम करना है, कम्युटेड सिक लीव लेना है। ऐसा कोई रूल नहीं है। आप बीमारी में भी एलएपी क्लेम कर सकते हैं। आप अपना सिक सर्टिफिकेट दीजिए और क्लेम कीजिए कि मुझे जो है एलएपी चाहिए। तो पहले कोशिश कीजिए कि अगर 300 दिन प्लस एलएपी है तो पहले आप एलएपी को 300 प्लस 15 आपकी जो है वो आप बैलेंस कर सकते हैं, और 15 दिन आपकी बस रहती है और 15 दिन की छुट्टी है। 15 दिन आप एलएपी अवेल कीजिए और सिक लीव को बचा के रखिए। भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए, और ना ही जरूरत पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा जरूर लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियो कुछ कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, तो मिस नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।